फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड्स की जो 6 डेट स्कीम्स बंद हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या हुआ जो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड इतना बड़ा म्यूचुअल फंड होने के बावजूद उसको ऐसा बड़ा कदम लेना पड़ा कि 6 डेट फंड्स को उसने क्लोज कर दिया। सेकेंड चीज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड्स की जो डेट स्कीम्स क्लोज हुई हैं, जो एग्जिस्टिंग उनमें इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा उसमें लगा हुआ है, कैसे उनका पैसा मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या डेट फंड्स में जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए, क्या उन्हें पैनिक करना चाहिए, क्या उनको इस इवेंट से चिंता होनी चाहिए या नहीं। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या उसमें रिस्क रिटर्न एनालिसिस होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा क्योंकि आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो आई बटन में मैंने अपनी वीडियो व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स का लिंक दिया है, आप उसे भी जरूर देखें। फ्रेंड्स, मैं आपको उन 6 डेट फंड्स का नाम बता देता हूं जो फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड्स ने क्लोज किए हैं। पहला है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, तीसरा है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, चौथा है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड, पांचवा है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड और छठा है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि इन 6 स्कीम्स में इन्वेस्टर्स का 26,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड ने इन सभी स्कीम्स को क्लोज कर दिया। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, जब भी हम किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो फंड मैनेजर होता है वो हमारा पैसा कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और जो भी वहां से रिटर्न जनरेट होता है कुछ मैनेजमेंट फी चार्ज करके वो हमें इन्वेस्टर्स को लौटा देता है। फ्रेंड्स, कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो हर कंपनी को क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं। AAA रेटिंग और A1+ रेटिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड्स की जो ये 6 डेट स्कीम्स थी इसमें लोगों को ज्यादा रिटर्न मिल रहा था क्योंकि जो इसमें फंड मैनेजर्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट AA और उससे कम रेटिंग के पेपर्स में था। तो ऐसा होने की वजह से जो इन फंड्स में था वो रिस्क ज्यादा था और लोगों को रिटर्न भी अब तक ज्यादा मिल रहा था, जिस वजह से लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने इन फंड्स में से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। पिछले कुछ टाइम से इन फंड्स में कंटिन्यूअस रिडेम्पशन प्रेशर बन गया। ऐसे में क्या हुआ कि वो फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड्स है उनको कंटिन्यूअस रिडेम्पशन का प्रेशर फेस करना पड़ा। और जब भी कोई म्यूचुअल फंड किसी भी डेट फंड में रिडेम्पशन आती है तो वो क्या करता है, उसमें जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उनको सेल करता है और जो भी उसे वहां से पैसा मिलता है वो आगे रिडेम्पशन के तौर पे इन्वेस्टर को दे देता है। अब हुआ क्या, जो जैसे जैसे रिडेम्पशन आ रही थी तो फ्रैंकलिन अपने पेपर्स को सेल कर रहा था और रिडेम्पशन दे रहा था। आपको मैं यहां पे ये भी बता दूं कि कुछ परसेंटेज, लगभग 20% के करीब सेबी ने अलाउ किया हुआ है हर कंपनी को कि अगर कभी ज्यादा रिडेम्पशन आते हैं तो आप लोन लेके अपने सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन लेके भी रिडेम्पशन प्रोवाइड कर सकते हो इन्वेस्टर्स को। और हर कंपनी कुछ ना कुछ परसेंट पैसा कैश में भी रखती है ताकि अगर रिडेम्पशन आए तो वो उसको प्रोवाइड कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड जो था इन 6 स्कीम्स में वो कैश का ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर चुका था और वो जो लोन लेने का ऑप्शन था वो भी वो एग्जॉस्ट हो चुका था। उसके बाद भी रिडेम्पशन का प्रेशर खत्म नहीं हो रहा था। तो ऐसे में फ्रैंकलिन ने क्या किया, फ्रैंकलिन ने सेबी की परमिशन ली और इन 6 स्कीम्स को वाइंड अप किया। वाइंड अप मतलब इन 6 स्कीम्स में और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा और ना ही इनमें रिडेम्पशन दी जाएगी।
तो फ्रेंड्स इसलिए ये इतना बड़ा कदम लिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि जिन इन्वेस्टर्स का इन फंड्स में पैसा इन्वेस्टेड है उनके साथ क्या होगा, उनको कैसे अपना पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि जो भी पैसा इन्वेस्टेड है लोगों का, वो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, उनको पेशेंस जरूर रखनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड्स की जो ये 6 स्कीम्स थी, उनमें जो भी सिक्योरिटीज हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होंगी, जैसे हो सकता है कुछ पेपर्स आने वाले 2 महीने में मैच्योर हों, कुछ पेपर्स 6 महीने में मैच्योर हों, तो जैसे जैसे फ्रैंकलिन कंपनी को पैसा मिलता जाएगा वो इन्वेस्टर्स को देता जाएगा। तो फ्रेंड्स जो भी इन्वेस्टर्स हैं इन स्कीम्स में, उनको पेशेंस रखना होगा। इन 6 डेट फंड्स में डेली नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी डिक्लेयर की जा रही है और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको पता चल सकता है कि उनका कितना वैल्यू है इस टाइम पे। मैं आपको ये अच्छी खबर भी बताना चाहता हूं कि जो इन 6 डेट फंड्स थे उसमें कोई मैनेजमेंट फीस अब चार्ज नहीं की जा रही है। और सेकेंडली आरबीआई ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है म्यूचुअल फंड्स को। अप टू 50,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स जो हैं बैंक से अपनी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। पर आपका यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि तो अगर लोन लेने का फैसिलिटी आरबीआई ने प्रोवाइड किया है तो इन 6 डेट फंड्स में क्यों फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने लोन नहीं लिया। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि जो फ्रैंकलिन डेट फंड्स के इन पेपर्स हैं यानी सिक्योरिटीज हैं वो अच्छी रेटिंग्स के नहीं है, वो इलिक्विड पेपर्स हैं, यानी मार्केट में उनकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, जिस वजह से उनको इनके अगेंस्ट लोन मिलना मुश्किल है। अब देखने वाली बात यह है कि जो डेट फंड्स के इन्वेस्टर्स हैं बाकी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज में, उनको इस टाइम पे पैनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या उनको अपने पैसा निकाल लेना चाहिए या अभी उसे होल्ड करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पे रिस्क जरूर होता है उस और रिस्क रिटर्न एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता है। एफडी की भी अगर बात करें तो उसमें भी रिस्क है। अब आप पूछेंगे कि भाई एफडी में क्या रिस्क है। एफडी में री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। मान लीजिए आपने 2 साल की एफडी करी 7% पे, 2 साल के बाद आप उसे रिन्यू करने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको 7% मिले, हो सकता है आपको 5.5% रेट मिले या 6% रेट मिले, तो इसे री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। और एफडी में इन्फ्लेशन रिस्क भी होता है। देखिए एफडी जनरली आज के टाइम पे 5-6% पे हो रही है बैंक्स में, और इतने 5-6% तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली हमने कमाया क्या, कुछ नहीं। इसलिए कोई भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क रिटर्न एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं जो डेट फंड्स के इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हम जिस भी डेट फंड में इन्वेस्टेड हैं उसका जो पोर्टफोलियो है उसमें AAA रेटिंग्स के पेपर्स कितने परसेंट हैं। अगर किसी डेट फंड में 70 to 80% या उससे ऊपर AAA रेटिंग्स के पेपर हैं तो वो एक अच्छा डेट फंड माना जाएगा और इन्वेस्टर उसमें बना रह सकता है। अगर किसी डेट फंड में कम परसेंट में AAA रेटिंग्स के पेपर्स हैं तो मैं उसको रिस्की कंसिडर करूंगा और चॉइस इन्वेस्टर का है कि वो उसमें बना रहे या उससे एग्जिट कर जाए। सेकंड चीज जो हमें देखनी चाहिए कि अगर किसी भी डेट फंड में बहुत ज्यादा परसेंट में किसी एक पेपर में इन्वेस्टमेंट है, यानी एक ही कंपनी में बहुत ज्यादा परसेंट का इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 20% पूरे फंड साइज का एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो उसे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहेंगे, वो भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स क्या सेफ हैं, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। देखिए यहां पे मैं सबसे पहले आपको यह कहूंगा कि अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, आप इस टाइम पे, मैं समझता हूं लॉकडाउन चल रहा है, सबके बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, तो अगर आप किसी क्राइसिस सिचुएशन में हैं तो डेट फंड्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। और सेकेंडली मैं आपको यहां पे ये भी बोलना चाहूंगा कि हमेशा इन्वेस्टर को सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए।
इमरजेंसी फंड जो है कम से कम 6 से 8 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए आपका घर का खर्चा 50,000 महीना है, तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। धीरे धीरे उसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, अगर हमने इक्विटी फंड्स में अपना एसआईपी किया हुआ है और हमारा टाइम होराइजन है अगले 4 से 5 साल का, हम 4-5 साल उस फंड को नहीं छेड़ेंगे, तो मेरे हिसाब से एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ लोग गूगल पे सर्च करके सिर्फ हाई रिटर्न्स देख के अपने फंड सेलेक्ट कर लेते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक फंड सेलेक्ट करने से पहले देखना जरूरी होता है, और अगर हम वो सब देखना नहीं जानते हैं तो हमें एक एडवाइजर की जरूरत होती है। हम एक एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर आपको दूंगा। अगर आप कभी भी आपको लगे कि मेरी जरूरत है तो आप मुझे बेझिझक याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी करें, ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको भी मिले। और आप हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।